Hello students, today we studied about further topics of power system. Okay, in last class we studied about, we done some derivation of comparison of the course of the conductor. So we just go further in that topics. So in previous class we derived the expression of DC system. Particularly in case of the DC system, we have three subsystem, or we can say we subcategorize that DC system part into three parts या three components, ठीक है, या बेसिकली थ्री सबसिस्टम में हमने डीसी सिस्टम को डिवाइड किया है. तो जो फर्स्ट हमने डेरिवेशन परफॉर्म किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने कंसीडर किया था कौन सा वाला सिस्टम, जिसमें कि हमने डीसी टू वायर सिस्टम को कंसिडर किया था. नेक्स्ट वाला जो हमारा सिस्टम था उसमें डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ को हमने कंसीडर किया था. और जो आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो हमने डीसी सिस्टम को ही कंसीडर किया है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है डीसी थ्री वायर सिस्टम का. ठीक है, थ्री वायर सिस्टम में प्रीवियस केसेस में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशंस को, या हम किस तरह से आगे जैसे भी फर्दर सिस्टम्स को हम मॉडिफाई करते चलेंगे. मतलब कि जब हमने डीसी सिस्टम टू वायर को कंसिडर किया था या कंसीडर किया था, जिसमें कि हमने इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि टू वायर जो सिस्टम था, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने टू वायर सिस्टम लिया था उसको हम इस तरह से ही बोल सकते हैं कि वो टू वायर ना होकर के, मतलब इस तरह का कोई डायग्राम था इस तरह से, ठीक है, जो सर्किट डायग्राम था वो टू वायर सिस्टम का था. ठीक है, जिसमें मेरे दो वायर्स थे. ठीक है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी थी और एक नेगेटिव पोलैरिटी थी, यानी कि यहाँ से मेरा करंट इनकमिंग जा रहा है तो इस तरह से दूसरी वाली लाइन से वो आउटगोइंग नेचर का होगा. ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं. दूसरा हम एक चीज़ और इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. वो चीज़ ये है कि हम क्या करें, इसको सिंगल कंडक्टर भी बोल सकते हैं, या डीसी सिस्टम को हम सिंगल कंडक्टर विद अदर कंडक्टर इज अ रिटर्न वायर और रिटर्न कंडक्टर की तरह हो सकता है. ठीक है, जिसमें कि सिर्फ कहने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक कंडक्टर का ही आप यूज़ करो, दूसरा वायर जो है या दूसरा जो भी आपका ग्राउंडिंग का वायर जा रहा होगा, जिसमें कि आपने प्रॉपर ग्राउंडिंग कर रखी है, ठीक है, उसी को हम एज ए रिटर्न कंडक्टर की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दो वायर्स की जगह हम एक सिंगल वायर ही ले सकते हैं, जिसमें कि हम उस सिंगल वायर को एक की अर्थिंग कर दो, एक की ग्राउंडिंग कर देंगे, और बाकी का जो आपका एक वायर है उसमें ही हम सप्लाई की इनकमिंग या आउटगोइंग करते हैं. ठीक है, दूसरा मतलब बेसिकली ये है कि जो आपका अर्थिंग का वायर होगा ना, जिसकी हमने ग्राउंडिंग कर रखी है, जिसकी अर्थिंग कर रखी है, वो हम एज ए डबल कंडक्टर की तरह भी उसको कर सकते हैं. मतलब कि वो रिटर्न कंडक्टर ही आपका टू वायर की तरह एक्ट करने लगेगा. ठीक है, अगर हम अलग से टू वायर सिस्टम को नहीं लेना चाहते, या उसमें कोस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम और उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो वायर ना लेकर के एक वायर आपका चल ही रहा है फेस का, ठीक है, दूसरे वाले वायर की जगह जो आपका अर्थिंग का वायर है ना, उसी को हम एज ए रिटर्न कंडक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, हमारा कोस्ट का जो इफेक्ट है वो इसमें और ज़्यादा डीके हो जाएगा. तो फर्स्ट सिस्टम मैंने कॉन्फ़िगर किया था, तो मैंने उसको क्या माना था, रेफरेंस लिया था, जिसमें हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया था, के वाला फैक्टर निकल के आया था. ठीक है, जिसको मैंने बोला था इसको हम रेफरेंस सिस्टम मानेंगे, और बाकी के जितने भी डेरिवेशन और जितने भी एक्सप्रेशन हम निकालेंगे उसका हम कंपैरिजन करेंगे इस के फैक्टर के साथ. ठीक है, तो हमने जैसे जैसे फर्दर आगे, जैसे हमने उसी क्लास में पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था, जो हमने नेक्स्ट हमारा सिस्टम लिया था वो था डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थिंग. उसमें हमने क्या करा था, दो जनरेटर लिए थे. ठीक है, और उसमें बोला था कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपका कितना जा रहा था, 2 VM जा रहा था. ठीक है, कुछ अजम्पशंस हमने कंसीडर किए थे कि कितना आपका पावर ट्रांसफ़र का पावर की क्वांटिटी कितनी है वो फिक्स है, पावर यानी कि पी ही होगी. ठीक है, ये मैंने लिया था. डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं किसी भी लाइन को, या किसी भी पावर की ट्रांसमिशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भी हमने कांस्टेंट ही कंसीडर की थी, दैट इज़ योर एल. ठीक है, उसी तरीके से मैंने बताया था कि वोल्टेज जो है, यानी कि आपका फेस से लेकर के जो ग्राउंड का वोल्टेज है, या किसी भी पर्टिकुलर लाइन से लेकर के जो आपका ग्राउंड का वोल्टेज है, वो भी हमने एक कंसीडर किया था, दैट इज़ योर VM. ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमने अजम्पशंस कंसीडर किए थे, उसी के बाद हमने डेरिवेशंस परफॉर्म किए थे. तो इस तरह से मैंने बताया था कि एक के फैक्टर हमने क्या लिया था, रेफरेंस वैल्यू लिया था. ठीक है, उसके बाद हमने डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थिंग का जब सिस्टम कंसीडर किया था, तो उसमें जो वैल्यू निकल के आई थी कंपैरिजन करने के बाद, वो कितनी थी, 0.25 के. ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू है या जो भी कोस्ट है वो कितना टाइम्स जो है वो आपका डीके कर चुकी होती है विद कंपैरिजन टू द डीसी टू वायर सिस्टम, वो 1/4 टाइम जो है वो आपकी कोस्ट और ज़्यादा डिक्रीज हो गई है.
क्यों हो गई है? क्योंकि हमने वहाँ पे DC2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ यूज़ किया है, ठीक है। मिड पॉइंट अर्थिंग करिए, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को बिल्डअप करोगे ना, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बिल्डअप कर रहा है तो वही ऑटोमेटिकली वही वाला फिनोमिना, वही वाला फंडा यहाँ पे भी प्रोसेस करेगा, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जिस तरह से आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपकी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वही सेम पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, सिंपल सा डेरिवेशन है। इसके आगे के जो डेरिवेशन होंगे सेम, आपको अगर फर्स्ट वाला डेरिवेशन समझ में आ चुका है तो आगे के फर्दर डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम AC सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे पावर फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद होना चाहिए कि पावर फैक्टर के साथ वहाँ पे हम RMS वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। DC सिस्टम में हमेशा हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, उसमें कोई RMS वैल्यू नहीं कंसीडर की जाती, ठीक है। लेकिन जब हम AC सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें RMS वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, प्लस पावर फैक्टर का केस भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का जो डेरिवेशन है आज की क्लास में जो हम डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे वो है DC3 वायर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो DC3 वायर सिस्टम में अब हम देखेंगे, ये हमारा DC सिस्टम के लिए लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट पैटर्न है, अरेंजमेंट है वायर्स का। ये DC सिस्टम का थर्ड वन और ये लास्ट वन डेरिवेशन है। इसके बाद जो डेरिवेशन होंगे वो AC सिस्टम के लिए होंगे, ठीक है, सिंगल फेज के लिए और 3 फेज के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है वो किसका है? DC3 वायर सिस्टम का है, ठीक है। इस 3 वायर सिस्टम में क्या है, मेरे पास ये 2 कंडक्टर पहले जैसे ही हैं, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं लिए मैंने, यहाँ पे भी पहले जैसा डायग्राम ही है जो 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट के साथ था। बट उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट पे वहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं था, ठीक है। वहाँ पे सिंपली क्या था, वहाँ पे मैंने कंडक्टर यहाँ पे लगा रखा था, उसकी मैंने अर्थिंग नहीं कर रखी थी, मतलब मिड पॉइंट अर्थ था, बट मैंने यहाँ क्या करा था, डायरेक्टली इस मिड पॉइंट को, यानी इन 2 जनरेटर सेट के बीच के पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट कर दिया था, यानी कि इसकी अर्थिंग कर दी थी। लेकिन अब जो डॉटेड कॉन्फ़िगरेशन या डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये किसकी होती है बेटा? ये होती है आपकी अदर वायर, जिसको बोल सकते हैं मिडिल वायर, या फिर इसको मैं नाम दे सकती हूँ न्यूट्रल वायर। ये कौन सा वायर होता है मेरा? न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। इस न्यूट्रल वायर पे करंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। बट एक तरह से ये कह सकते हो कि इस वायरिंग में हमने एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया है, ठीक है, जिस न्यूट्रल वायर की हमने प्रॉपर ग्राउंडिंग कर रखी है, ठीक है। यानी कि ग्राउंडिंग हम पहले इन दोनों कंडक्टर्स में से किसी एक कंडक्टर ही करते थे, लेकिन हम यहाँ पे एक मिडिल कंडक्टर हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हमें 3 वायर सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग सिस्टम को हम इसी तरह से आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर सिंगल फेज है तो उसमें हम 2 वायर सिस्टम के लिए देखेंगे, फिर आगे देखेंगे 3 वायर सिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायरिंग के कॉन्फ़िगरेशन और वायरिंग के नंबर ऑफ वायर या नंबर ऑफ कंडक्टर की जो डिमांड है वो भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। 3 फेज सिस्टम ही इसलिए यूज़ में लिया जाता है क्योंकि हमें हाई वोल्टेज को सप्लाई देना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ज़्यादातर 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम यूज़ कर सकते हैं। हाई वोल्टेज के क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम शुरू की क्लासेस से अभी तक यही स्टडी करके आ रहे हैं कि हाई वोल्टेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिशन कर रहे हैं, क्यों हम पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मेजर जो एडवांटेज होता है वो कॉस्ट का ही होता है, इकोनॉमिकली चीप है, ठीक है, पावर फैक्टर्स का बढ़ता है, लॉसेज आपके रिड्यूस होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ये 3 मेजर पॉइंट्स जो हाई वोल्टेज को कंसीडर करने के लिए हमने फॉलो किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। तो 2 वायर मिड पॉइंट में क्या होता है, 2 वायर मिड वायर होता है, इसके अंदर 2 वायर विद मिड वायर बोल सकते हैं इसको अपन, जिसमें कि जो मिड वायर है उसको हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, न्यूट्रल वायर, जिसकी हमने प्रॉपर एक क्या करके ग्राउंडिंग कर रखी है। इस तरह से जो डॉटेड लाइन है ये मेरे शो करती है मिडिल वायर को, या इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। सारा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ पहले जैसा ही है, ठीक है। तो जो मेजर चेंज आएगा ना, वो मेजर चेंज सारा डेरिवेशन पहले के जैसा ही चलता चला जाएगा। बट जब हम लास्ट की वैल्यू, जो लास्ट का मेरा एक्सप्रेशन जब मैं वॉल्यूम का निकालूंगी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। उसमें मैंने पिछले वाले कंडक्टर के केस में या पिछले वाले सिस्टम के केस में क्या अज्यूम किया था, यहाँ पर मैंने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास 2 वायर थे। लेकिन अब मेरा क्या है, 3 वायर सिस्टम है क्योंकि मैंने एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग करेगी, दैट मीन्स मेरा न्यूट्रल वायर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी को लेकर के मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2.5 यानी कि उसका हाफ एरिया मैं कंसिडर करती हूँ। यानी कि इन दोनों का तो इंडिविजुअली यूनिटी एरिया होगा, यानी कि इसका मान लो इसका एरिया 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी है मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम अदर कंडक्टर का मैंने दिखा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर जो भी होगा। लेकिन जब मैं इस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इस मिडिल वायर के लिए मैं कंसीडर करूंगी तो मैं उसकी वैल्यू को क्या लेती हूँ, 0.5, ठीक है। 0.5 में जो है इसका एरिया मान के चलूँगी, ठीक है।
एरिया जो होगा मेरा क्या हो जाएगा इसमें 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल एरिया में निकालूंगी इन तीनों कंडक्टर्स का तो कितना निकल के आएगा 2.5, यानी 2.5 जो होता है इसका 2 गुना की जगह हम 2.5 गुना एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक जनरल ये सिर्फ जनरल कंपैरिजन है, एक जनरलाइज कंपैरिजन है जिसमें कि हम आगे सिर्फ हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें ये कंसीडर करना होगा कि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब डीसी सिस्टम है, जब हम सिंगल वायर को कंसीडर कर रहे हैं, जब हम डबल वायर कंसीडर कर रहे हैं, जब हम 3 वायर कंसीडर कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट है वो किस तरह से डिक्रीज करती चली आ रही है, यानी जो ग्राफ है कॉस्ट का वो किस तरह से सिस्टम्स को या वायर्स की नंबर्स को बढ़ाते बढ़ाते जो है वो डीके करता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे मतलब दैट मीन्स जैसे जैसे आपका वोल्टेज का रेशियो जितना बूस्ट अप चला जा रहा है उतनी तरीके से जो आपका कंडक्टर की डिमांड है या कंडक्टर का वॉल्यूम है वो उसी तरह से किस तरह से कम होता है। ठीक है, कंडक्टर का वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट है वो भी आपकी कम होती चली आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस सिस्टम का, इसका मैं डेरिवेशन से अभी हम वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होता है ρL/A। यहाँ पे जो क्योंकि हमारा थर्ड केस है तो जो भी आपके जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं उनको मैं क्या करूँगी 3 वाले सफिक्स से डिनोट करूँगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने रो और एल जो है मेरे कांस्टेंट है, यहाँ पे मेरा सिस्टम कौन सा है, थर्ड नंबर का है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा A3 सफिक्स से मैं इसको डिनोट करूँगी। ठीक है, इसी से आप इसको R3 भी बोल सकते हो। सबसे पहला जो कन्फिगरेशन होता है उसमें हम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, P का फॉर्मूला सेम वही केस है जो पिछली क्लास में हमने देखा था, VM मल्टीप्लाइड बाय I3। क्योंकि हम थर्ड सिस्टम की केस की स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सफिक्स थर्ड लगाया। ठीक है, वही सेम यहाँ से अपन I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा P/VM। ठीक, यहाँ से मेरी वैल्यू निकल चुकी है। नेक्स्ट मेरे पास लाइन लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2I3 का होल स्क्वायर R, या इसको अपन R ही मान के चलते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय P/VM का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ρL/A3। ठीक है, ये सही है ना, तो नहीं है। अरे यार ये गलती कर दी यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो कितना होगा 2 VM होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इस तरह से, वो टोटल वोल्टेज कितना है मैंने आपको बताया था, फेस लाइन से लेकर के जो ग्राउंड का वोल्टेज है वो कितना कंसीडर किया है हमने, अज्यूम किया है VM कंसीडर किया है। सेम उसी तरह से ग्राउंड से अगेन फिर लाइन से ग्राउंड का वोल्टेज कितना अज्यूम किया है, VM किया है। तो टोटल जो वोल्टेज है वो कितना है इसका 2 VM है। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 VM आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 VM आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम एज इट इज़ 2 VM, यहाँ पे 2 है ये। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय P² ρL/4 VM का होल स्क्वायर A3। ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आया है ये वाला। ठीक है, तो इसी को हम फर्दर करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस तरह से हो जाएगा, P² ρL/2 VM का होल स्क्वायर A3। ठीक है, ये मेरी किसकी क्वांटिटी है, W की क्वांटिटी। सेम अगेन एरिया का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो कितना आ जाएगा A3/P² ρL/2 VM का होल स्क्वायर W।
आप सिर्फ क्या करना है आपको, जहाँ पे अब जो मेजर चेंज होगा इस सिस्टम के लिए, अभी तक जो भी जितने भी स्टेप्स थे वो पिछले सिस्टम की तरह ही सेम थे। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप्स आएगा वो क्या होगा, इसका मेजर चेंज होगा। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा वो आपका, यहाँ पे पहले हम कितना देते थे, एरिया को उसका दुगना कर देते, ट्वाइस हो जाता था ना, 2 टाइम्स हो जाता था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमने हाफ एरिया किसका कंसीडर किया यहाँ पे, न्यूट्रल वायर का। ठीक है, तो हाफ एरिया विल बी कंसीडर फॉर दी न्यूट्रल वायर ओनली। तो 2.5 A3 मल्टीप्लाइड बाई दी L। ठीक है, L यहाँ पे मेरी लेंथ ऑफ दी वायर या लेंथ जो भी मेरी डिस्टेंस है ट्रांसमिशन की वो मैंने कांस्टेंट एज्यूम किया था इसीलिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगेन वैल्यू पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, P स्क्वायर रो L अपॉन 2 VM का होल स्क्वायर W। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसको मैंने L ले लिया। ठीक है, ये मेरा L स्क्वायर हो जाएगा, L से L ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आया है। और जो हमने रेफरेंस वैल्यू कंसीडर की थी K की, वो कितनी थी हमारे पास, 4 P स्क्वायर रो L का होल स्क्वायर, एक मिनट, सिर्फ L स्क्वायर नहीं रहेगा, L रहेगा, और यहाँ आएगा W VM स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू थी 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W VM। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को कंपेयर करना है, यानी कि ये मेरा जो वैल्यू है वो किसके लिए है, DC 2 वायर सिस्टम के लिए। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है DC 3 वायर सिस्टम के लिए। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इसके अंदर डेसिमल क्वांटिटीज़ ज़्यादा हैं, तो जो भी आपका रेशियो निकल के आएगा वो ऑब्वियसली डेसिमल क्वांटिटीज़ में और कम नंबर का निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इक्वेशन के बाद जो वैल्यूज़ आएगी, यानी कि इस सिस्टम का DC 2 वायर सिस्टम का जब हम 3 वायर से कंपेयर करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस वैल्यू जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, वॉल्यूम की 0.3125 K, इस तरह का कुछ वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये जो वाला एक्सप्रेशन है ना DC 2 वायर का, इसको आप इसके साथ डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.3125 K निकल के आएगी। इससे पहले जो हमने, ये किसके लिए, 3 वायर सिस्टम के लिए, वॉल्यूम का ये V3 है अपना। ठीक है, V2 कितना आ रहा था, 0.25, मतलब कि 1/4 टाइम कम था ना, तो 0.25 के आ जाएगा। ये 2 वायर सिस्टम के लिए था, विद मिड पॉइंट अर्थ है। किसके लिए, ये 2 वायर सिस्टम के लिए विद मिड पॉइंट अर्थ। ओके, और जो मेरा V1 है वो कितना था, K था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जिस तरह से कंडक्टर, ये कौन सा है, 2 वायर सिस्टम के लिए विदाउट अर्थिंग। ठीक है, 2 वायर सिस्टम। तो अभी तक जो मैंने DC सिस्टम में स्टडी की है हमने 3 सिस्टम्स, उसमें एक तो 2 वायर सिस्टम, 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, और थर्ड होता है अपना 3 वायर सिस्टम। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में हमने कंपेयर किया था, हमने ये रेफरेंस वैल्यू सेट करके चले थे हम कि क्या हमारा यहाँ पर रेफरेंस है। इसी के साथ हमने बाकी जो भी डेरिवेशंस किए उनको हमने परफॉर्म किया था। तो जैसे जैसे इसी तरीके से हम AC के लिए भी यही सेम फॉर्मेट में हम आगे जो भी हमारा डेरिवेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे। उसमें हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि AC सिस्टम में भी फर्दर जब हम 3 वायर सिस्टम की बात करेंगे, 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात करेंगे, सिंगल फेज 2 वायर 3 वायर, फिर मिड पॉइंट अर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे कॉमन चीज़ें भी देखेंगे। जैसे सिंगल फेज और 3 वायर्स में कई सिस्टम ऐसे हैं जैसे कि 3 फेज 3 वायर और आई थिंक सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम वाला जो है उसके एक्सप्रेशन दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, मतलब कि 0.5 K अपॉन cos स्क्वायर 5, वहाँ पे भी सेम यही पैटर्न चलेगा, बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे हम कोस फैक्टर को, दैट मीन्स और पावर फैक्टर को हम वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, पावर फैक्टर का फिनोमेना हम AC में कंसीडर करते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने इसमें बोला था, क्योंकि लैगिंग और लीडिंग नेचर जो होता है ना, वो किस में कंसीडर किया जाता है, आपका एसी सिस्टम में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम्स अभी हमने स्टडी किए हैं, जिसमें कि हमने देखा कि जब हम फर्दर स्टडी करेंगे, आगे बढ़ते हैं, 2 वायर सिस्टम में जाते हैं, तो जो कॉस्ट होगी वो पहले की कंपैरिजन में अपनी 1/4 मतलब कि 1/4 टाइम जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे कंडक्टर को बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे आपका सिस्टम्स और ज़्यादा ह्यूज बनता चला जाएगा, वोल्टेज की क्वांटिटी मेजरली वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर है वो कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो कम होती जा रही है। सेम इसी तरह से देखोगे तो इसका कितना, पहले वाले सिस्टम का कितना पार्ट रह जाएगा, 0.3125 जो है वो वैल्यू जो होती है और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फर्दर जो है वैल्यूज़ हमें डिक्रीज मिलती है। तो हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, अभी हमने डीसी सिस्टम के लिए परफॉर्म किया है, आगे की क्लास में हम एसी सिस्टम के लिए परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ मैं अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि हमने अर्थिंग यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ किया था कि अर्थिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो सिंपली अगर हम किसी भी होम अप्लायंसेस में या हम अपने सीधे से डे टू डेली लाइफ में, जैसे हम अपने घर में जो भी हम एयर कंडीशनिंग के लिए कूलर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, समर के टाइम में हम जो कूलर्स यूज़ करते हैं, उसमें होता क्या है, उससे हम अर्थिंग को समझने का एक सिंपल सा एग्जांपल ही होता है कि अगर अर्थिंग कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, चाहे वो 3 सिस्टम हो, चाहे वो 3 फेज सिस्टम हो, चाहे वो सिंगल फेज सिस्टम हो, वेदर इट इज़ अ 3 फेज और वेदर इट इज़ सिंगल फेज, अर्थिंग का कंसिडरेशन या अर्थिंग वहाँ पे इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं भी जाके कोई भी इंसुलेशन जो है वो अगर आपका ब्रेक हो जाता है या कोई भी वायरिंग जो है वो कहीं से टियर कर जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उस लीकेज करंट को फ्लो होने के लिए कहीं ना कहीं से कोई पाथ अवेलेबल होना चाहिए अगर आपका इंसुलेशन कहीं से ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घरों में अभी समर के टाइम में कूलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो डेजर्ट कूलर्स हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है कि कभी कभी उसकी जो बॉडी है या जो मेटल बॉडी हम यूज़ करते हैं या स्टील की जो बॉडी होती है, ठीक है, प्लास्टिक में तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टील की बॉडीज़ के जो कूलर्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमें शॉक लग सकता है या करंट उसमें हमें उसके अंदर रियलाइज़ होता है। जब भी हम कोई भी ह्यूमन बॉडी उसके कांटेक्ट में आएगा तो कभी कभी हमें कूलर की मेटल बॉडी के ऊपर हमें शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। वो चांसेस क्यों रहते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि या तो वहाँ पे अर्थिंग की प्रॉब्लम है या फिर जो आपका वायर है या जो केबल है जो आपकी मोटर से कनेक्टेड है, आपके सर्विस ये जो प्लग जो लगे होते हैं, स्विच बोर्ड लगा होता है, उसमें बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे सॉकेट के बारे में तो यहाँ पे इस तरह से आपको घरों में जो अवेलेबल होता है वो 3 सॉकेट सर्किट्स होते हैं। 3 सॉकेट पिन का स्विच होता है, इसको हम 3 सॉकेट बोलते हैं। तो इसमें जो मोटा वाला जो सबसे तीनों की जो विथ होती है ना, तीनों के जो हॉल्स हैं उनकी विथ अलग अलग होती है। तो एक जो हॉल होता है वो ज़्यादा विथ में बड़ा होता है, बिग साइज़ का होता है, वो किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। वो पिन कौन सी पिन होती है, अर्थिंग की पिन होती है। एक होती है फेस की, ठीक है, और एक होती है लाइन की और एक होती है अर्थिंग की, ठीक है। इस तरह से 3 पिन्स लगी होती हैं। तो बेसिकली अगर मान के चलो कि अर्थिंग वहाँ पे अगर नहीं है, अगर मान लो कि वहाँ पे हमने अर्थिंग नहीं कर रखी है और वहाँ पे इंसुलेशन आपका ब्रेक हो गया है, कोई भी वायर जो है जिसका कनेक्शन आपके 3 पिन सॉकेट से हो रहा है कूलर का, अगर वो कहीं से ब्रेक कर जाता है तो उसमें क्या होगा कि अब वो जो लीकेज करंट है उस लीकेज करंट को फ्लो होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है, यानी कि वो करंट जो है वहाँ से लीक कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो करंट लीक करेगा, जब भी कोई ह्यूमन बॉडी उस कूलर के कांटेक्ट में आएगी तो वो जो करंट है उसको फ्लो होने के लिए क्या मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा। क्योंकि करंट कहाँ पे फ्लो करता है, जब भी वो कोई क्लोज पाथ होता है तो वो क्लोज सर्किट कैसे क्रिएट होगा, कूलर से जो करंट जा रहा है वो थ्रू दिस ह्यूमन बॉडी फ्लो करेगा और कहाँ पर जा कर के टर्मिनेट करेगा, ग्राउंड में जा कर के, ठीक है। तो उस लीकेज करंट को फ्लो होने के लिए जब हमें उसे ग्राउंड तक पहुँचाना है ना, तो आपको एक मीडिएटर की ज़रूरत होगी, और अभी वहाँ पे मीडिएटर कौन अवेलेबल है, खुद ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि वहाँ पे हम अर्थिंग वायर हम वहाँ पे लगाते हैं, जिससे कि जो वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो लीकेज करंट थ्रू दिस अर्थिंग वायर फ्लो करके ग्राउंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ग्राउंड के अंदर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। एक होता है जिसमें अर्थिंग वायर होता है जिससे कि थ्रू करंट जो होता है लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक होता है लाइव वायर दैट मीन्स वो वायर जो कि जिसका इंसुलेशन एक्चुअल में ब्रेक हो गया है और उसी से ये सारी लीकेज करंट वहाँ से परस्यू कर रहा है या वहाँ से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो 3 तरह के इसमें टर्मिनल से होते हैं, अर्थिंग वायर तो अर्थ वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है।
प्रॉपर अर्थिंग के लिए जैसे हम घरों की बात करेंगे तो हम अर्थिंग के लिए छोटा ज़्यादा इसके अंदर इतना ह्यूज प्रोसेस नहीं करते हैं, बट जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा कॉमन होती है और वहाँ पर ये अर्थिंग, अगर अर्थिंग वहाँ पे नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर या हैज़ार्ड वहाँ पे कर सकती है। तो उसके लिए या उसको हमें ओवरकम करने के लिए वहाँ पे हम प्रॉपर प्लेट, पाइप या जो भी हमारी रॉड अर्थिंग होती है इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अर्थिंग जो होती है इसका मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पे देने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे मिड पॉइंट अर्थिंग और ये सब क्यों करते हैं। पावर सिस्टम में भी हम अगर जीएसएस का हम स्टडी करेंगे या जीएसएस के बारे में जब भी हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अर्थिंग के लिए पूरी अर्थिंग के लिए वहाँ पे प्लेट अर्थिंग कर रखी होती है, ठीक है। चारकोल और सॉल्ट के हम लेयर बनाते हैं, वो सारा एक प्रोसीजर होता है उनका, ठीक है। तो ये आपने अपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस में स्टडी किया होगा, आई होप सो। तो इस तरह से मैंने अर्थिंग के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। आगे का जो डेरिवेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हम एसी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, एसी सिस्टम विद सिंगल फेज एंड 3 फेज के लिए, ठीक है। इस टॉपिक में या इस यूनिट में जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं वो है एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं या उनके रिलेटेड जो प्लांट्स हैं या जनरेशन में जो टॉपिक्स आते हैं वो हमने अपने लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर में स्टडी कर लिया है, ठीक है। अभी जो हमें स्टडी करना है उसका मैं आपको असाइनमेंट दूंगी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, ठीक है। वो आप इजीली कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज वो थोड़ी नई टर्म्स है, उसको हम अभी स्टडी करेंगे आगे क्लासेस में। और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर फिनोमेना क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर जो होता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी हम रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करेंगे दैट मीन्स आपके पावर सिस्टम में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये 3 ही मेजर जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हम लाइन पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो तो बेसिकली लाइन लॉसेस बोल सकते हो या I2R लॉसेस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके लिए हमने हाई वोल्टेज को प्रीफर कर लेते हैं, ये इसका एक रेमेडी है मतलब एक तरह से। बट जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है ये एक रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ये एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके अंदर रिएक्टिव पावर जो होती है वो एक देखने को मिलती है। तो रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए पावर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कई तरह के कंपनसेशन डिवाइसेस लगाते हैं जो हम आगे के फर्दर टॉपिक्स में या आपके सिलेबस में टॉपिक्स भी दे रखे हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है वो हमें स्टडी करना है इसके आगे सब्जेक्ट्स में और आगे के टॉपिक्स में, और ये कंपैरिजन वाला पोर्शन हो ही जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर इसका रिएक्टिव पावर के लिए है, और रेडियल और जो आपके मैच्ड सिस्टम है वो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स में ही देखे थे। अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका ख़त्म नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी तक जो है हमने उसके टाइप्स देखे थे कि कनेक्शंस के अकॉर्डिंग उनको हम कितने पार्ट्स में डिराइव कर सकते हैं, सब कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बाद उसी में डिस्ट्रीब्यूटर्स में आता है कि टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से, ठीक है। टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरा मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब हम फेड करेंगे या सप्लाई उसको फीड की जाती है, अगर हम एक पॉइंट से करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर उसको दोनों एंड से सप्लाई प्रोवाइड कराई जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर को तो क्या उसके अंदर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और तीसरा होता है अगर उसको अपन सेंटर से फीड किया जाता है। और फोर्थ वन होता है आपका रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। जो रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर का डायग्राम हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स के टाइप्स हैं जो कि हमने इसमें देखने हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके का डेरिवेशन जो है आप अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए भी हम परफॉर्म करेंगे। उसका सिर्फ एक डेरिवेशन कराऊंगी, फर्दर जो डेरिवेशन होगा वो मैं आपको असाइनमेंट्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं एसी सिस्टम के लिए, ठीक है। थैंक यू।